चलो देखो, हम सब पढ़ेंगे फिजिक्स। क्या पढ़ेंगे? फिजिक्स। फिजिक्स में हम लोग पहला चैप्टर पढ़ेंगे विद्युत आवेश तथा क्षेत्र। अब यहां समझो ध्यान से, पहले हम बात करते हैं चैप्टर के बारे में। पहला चैप्टर जो आता है इकाई, यूनिट। पहला चैप्टर यानी यूनिट जो है वो है वैद्युत धारा। क्या जी? वैद्युत है। क्या समझ लो? वैद्युत। सुना इधर, पहला चैप्टर है वैद्युत। पहले सोचने को लिखना नहीं है, वैद्युत। वैद्युत चैप्टर को 3 पाठ में बांटा गया है। 3 इकाई है, इसको 3 चैप्टर में बांटा गया है। ठीक, पहला हम बात करें, पहले इसमें आता है, पहला आता है स्थिर वैद्युतिकी। बस समझो ध्यान से, किसी फेल नहीं चलना चाहिए। स्थिर वैद्युतिकी। दूसरा है वैद्युत चालन। वैद्युत चालन, वैद्युत चालन, वैद्युत चालन। इसको हम लोग कहते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। ठीक, इसको बोलते हैं इलेक्ट्रिकल कंडक्शन। अब इस इलेक्ट्रोस्टैटिक्स को 2 पार्ट में हम लोग पढ़ेंगे। 2 पार्ट में नहीं, 2 चैप्टर में, 2 भाग में पढ़ेंगे। इसके एक ही भाग है, बताएंगे अभी। इसके 2 भाग। कितने भाग हैं? 2 भाग है। पहले चैप्टर नाम है, सामने लिखा गया है विद्युत आवेश, विद्युत आवेश था क्या? विद्युत आवेश था क्षेत्र। चाहे बोलो वैद्युत, चाहे बोलो विद्युत, उससे कोई दिक्कत ये भी हम बात क्यों समझाएंगे पूरा। ठीक, दूसरा क्या है? वैद्युत विभव। वैद्युत विभव तथा धारिता, तथा धारिता। इसको हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रिक, इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड्स। ठीक, ये है। ये क्या है? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस। कैपेसिटेंस। स्थिर वैद्युतिकी के 2 भाग हैं। पहला है वैद्युत आवेश तथा क्षेत्र, दूसरा है वैद्युत विभव तथा क्या जी? धारिता। वैद्युत चालन के एक ही पार्ट है, उस पार्ट का नाम है विद्युत धारा। विद्युत धारा, इलेक्ट्रिक करंट, इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट। अब समझ आप इधर, पहले हम बात करते हैं स्थिर वैद्युतिकी। इसका मतलब क्या है? इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। इलेक्ट्रोस्टैटिक जो शब्द है, वर्ड है, यह 2 शब्दों से बना हुआ है। पहला है इलेक्ट्रो, दूसरा है स्टैटिक्स। ठीक, पहला क्या है जी? इलेक्ट्रो, दूसरा क्या है? स्टैटिक्स। इलेक्ट्रो मतलब होता है चार्ज। चार्ज, इलेक्ट्रो मीन्स होता है चार्ज। तो मैं यहां लिख रहा हूं चार्ज। चार्ज, चार्ज को हम लोग कहते हैं आवेश। स्टैटिक्स मतलब होता है रुका हुआ। क्या जी? रुका हुआ, यानी रुका हुआ या स्थिर या विराम। यानी इस पूरे चैप्टर में, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में या स्थिर वैद्युतिकी में हम लोग जो पढ़ेंगे, चार्ज गतिमान नहीं होगा। चार्ज किस अवस्था में होगा? चार्ज रुका होगा। चार्ज कहीं रखा होगा, चार्ज कहीं रुका होगा, चार्ज विराम में होगा।
चार्ज गतिमान अवस्था में नहीं होगा। लेकिन वैद्युत चालन, चालन मीन्स क्या होता है? चलने लगा है ना जी, इसमें क्या हो गया? चलने लगा या बहलने लगा, फ्लो करने लगा। विद्युत मीन्स क्या होता है? चाहे धारा बोलो चाहे आवेश ही बोल दो, आवेश, आवेश। यानी इसमें क्या होगा? इसमें चार्ज चलेगा, इसमें चार्ज रुका हुआ नहीं रहेगा। इस चैप्टर में जो चार्ज होगा, जो आवेश होगा, वह गति करेगा। इस पूरे चैप्टर में क्या होगा? आवेश, वह कहीं रखा होगा, कहीं विराम में होगा। इसके दो पार्ट होंगे। पहला क्या है? वैद्युत आवेश था क्षेत्र, दूसरा क्या है? वैद्युत विभव तथा धारिता। ये सबसे मेन चीज है। अब यहां पर समझने से पहले पहला हम लोग पढ़ेंगे, हमारा चैप्टर है विद्युत आवेश या वैद्युत आवेश। पहले हम सोचते हैं आवेश क्या होता है, लिखना कुछ भी नहीं, समझना पहले ध्यान से एक चीज। आवेश, आवेश, चार्ज, चार्ज क्या होता है? चार्ज क्या होता है? आवेश क्या होता है? किसी पदार्थ का वह मौलिक गुण जिसके कारण वह विद्युत और चुंबकीय प्रभाव उत्पन्न करता है या इसी चीज का अनुभव करता है, उसी को हम लोग कहते हैं आवेश। क्या बोलते हैं? आवेश। यानी एक किसी पदार्थ का एक मौलिक गुण है, एक किसी पदार्थ का उसका विशिष्ट गुण है, जहां पर चीज को रख दिया जाएगा वह अपने चारों तरफ दो चीज उत्पन्न करेगा। एक विद्युत क्षेत्र, एक क्या उत्पन्न करेगा? चुंबकीय क्षेत्र। उसी को हम लोग कहते हैं आवेश। जैसे मान लो कहीं, मान लो किसी तार में करंट फ्लो हो रहा है, रेलवे ट्रैक पर 25,000 वोल्टेज सप्लाई हो रही है। उस 25,000 वोल्टेज सप्लाई बरसात के टाइम में छाता लेकर वहां चले जाओगे तो तुमको दो चीज अनुभव होगा। इलेक्ट्रिक फील्ड उस छाता में होता है, करंट का तुमको अनुभव हो। क्या जी? करंट का अनुभव हो। ठीक, देखो हमने क्या बोला? जब वहां पर हम लोग जाएंगे तो हमको दो चीज अनुभव होगा। एक, वहां पर हमको इलेक्ट्रिक फील्ड, विद्युत क्षेत्र का प्रभाव होगा, और एक साथ साथ जिस तार में करंट फ्लो हो रहा है वह अपने चारों तरफ चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करता है। अगर कहीं पर बड़ी पोल लाइन की बड़ी बहुत ज्यादा मात्रा में करंट फ्लो हो रहा है, उसके पास जाएंगे तो होगा क्या? ठीक, हमने क्या बोला? उसी तार में अगर मान लो 32 केवी 64 केवी का कोई तार है, उसमें जब करंट फ्लो होगा, जब उसमें करंट फ्लो हो रहा होता है, उसके आसपास जो हवाएं होती क्या होती हैं? आसपास की हवाएं उसमें क्या ससराहट की आवाज आती है। क्यों? बहुत ज्यादा मात्रा में क्या होती? करंट फ्लो हो रहा है, उसके चारों तरफ क्या उत्पन्न होता है? चुंबकीय क्षेत्र। तो हम लोग पहले समझते हैं आवेश, मतलब पहले लिखते हैं तो किस लिखना नहीं, तुम लोग समझना है। किसी पदार्थ का, किसी पदार्थ का वह मौलिक गुण, वह मौलिक गुण जिसके कारण, जिसके कारण वह विद्युत या चुंबकीय प्रभाव, चुंबकीय प्रभाव उत्पन्न करता है, उत्पन्न करता है या इसका अनुभव करता है, या इसका अनुभव करता है, आवेश कहलाता है, आवेश कहलाता है। हमने क्या लिखा? किसी पदार्थ का, किसी पदार्थ का वह मौलिक गुण जिसके कारण वह विद्युत या चुंबकीय प्रभाव उत्पन्न करता है या इसका अनुभव करता है, उसी को हम लोग कहते क्या है? आवेश। प्रश्न उठता है कि पदार्थ है क्या? मान लो कोई वस्तु है, वस्तु, ऑब्जेक्ट, वस्तु। तुम लोग जानते हो परमाणुओं से मिल क्या बनता है? अणु बनता है। परमाणु से मिल बनता है अणु, अणु मिल क्या बनाते हैं? पदार्थ। क्या बनाएंगे? पदार्थ। और पदार्थ मिल क्या बनाते हैं? वस्तु बनाएंगे। यानी जो हम किसी वस्तु या किसी पदार्थ या किसी अणु का नाम ले रहे हैं, उन तीनों में ही क्या है? परमाणु है। और हम बात करें ये परमाणु कितने से बना होता है?
यह परमाणु बना होता है 3 मिला से, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से। इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन, दूसरा है प्रोटॉन और तीसरा है न्यूट्रॉन। न्यूट्रॉन यानी दुनिया का हर एक चीज, चाहे वो कुछ भी हो, जो तो अपनी नग्न आंखों से देख पा रहे हो, वो सभी इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन से मिलकर क्या है, बने हैं। चाहे वह परमाणु हो, चाहे वह अणु हो, चाहे पदार्थ हो, चाहे क्या हो, वस्तु हो, चाहे ठोस हो, गैस, कोई भी हो, वह इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन से मिलकर क्या है, बना है। प्रश्न उठता है कि आवेश आया कहां से, आवेश की डेवलपमेंट कैसे हुई, आवेश की डिस्कवरी कैसे, खोज कैसे हुई। तो हम पूरा बात करते हैं विस्तार से चीज। पहले चैप्टर का लॉजिक समझो। आवेश की खोज, डिस्कवरी ऑफ चार्ज, आवेश की खोज या इन्वेंशन ऑफ चार्ज। कैसे इसकी खोज हुई आवेश की? तो हुआ क्या था, 600 ईस्वी पूर्व में एक ग्रीस देश था, ग्रीस देश के वहां पर एक शहर था, उसका नाम था मिलेटस। उस देश के एक साइंटिस्ट थे थेल्स, उन्होंने एक पदार्थ की खोज किया। वहां पर एक सागर है, तुम लोग जानते होंगे, 7 ठीक सागर हैं, ठीक। उसमें उत्तरी एक पड़ता है उत्तरी यूरोप, उत्तरी यूरोप में एक सागर का नाम है बाल्टिक महासागर। उसमें उनको पदार्थ मिले, उसका नाम क्या रखा उन्होंने, अंबर। क्या नाम रखा जी, अंबर। अब अंबर से धीरे धीरे क्या हुआ, हम लोग धीरे धीरे कहां पहुंचेंगे, आवेश की ओर पहुंचेंगे। पहले मैं बात करता हूं, पहले लिखता हूं एक चीज को। सबसे मेन चीज क्या है, सबसे मेन चीज क्या है, 600 ईसा पूर्व में, ईस्वी नहीं है, 600 ईसा पूर्व। क्या 600 ईसा पूर्व है। ईसा मसीह का जन्म हम लोग मानते हैं 1 शताब्दी, क्या जी, 1 शताब्दी में हुआ था। तो ईसा मसीह के जन्मदिन के पहले, जन्म से पहले जो हम लोग सन लेते हैं हिस्ट्री में, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, ईसा पूर्व बोलते हैं। और उनके जन्म के बाद जो होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, ईसवी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ईसवी बोलते हैं, कहिएगा। तो 600 ईस्वी पूर्व में ग्रीस, ग्रीस के मिलेटस शहर के, मिलेटस शहर के थेल्स ने, थेल्स साइंटिस्ट हैं, थेल्स ने अंबर, अंबर, इन्हीं को हम लोग कहते हैं एम्बर विधाखना, अंबर नामक पदार्थ की खोज किए। अंबर नामक पदार्थ की क्या किए जी, खोज की। कोई बोले नहीं, कोई आपस में नहीं बात करेगा, खोज किए। ये अंबर मिला कहां, एक सागर था, वो टहलने घूमने के लिए वहां गए हुए थे, एक सागर था, साइंटिस्ट थे ही, ठीक। एक सागर, उस सागर का नाम था बाल्टिक महासागर। क्या नाम जी, बाल्टिक महासागर, बाल्टिक महासागर, महासागर। तो बाल्टिक महासागर के किनारे उनको एक पत्थर मिला। क्या मिला, पत्थर मिला, स्टोन मिला। कहीं कहीं किताब में लिखा गया अंबर, कहीं कहीं लिखा गया एम्बर, तो इसमें कंफ्यूजन नहीं होना है, ठीक। तो इनको जो पत्थर मिला, ये जब पत्थर लेकर आए, उस पत्थर को जो हल्की वस्तुएं थी, उन हल्की वस्तुओं के संपर्क में ले गए, तो देखकर दंग रह गए। क्यों, यूं देखा उस पत्थर को किसी हल्की वस्तु के पास ले गए, छोटे छोटे कणों के पास ले गए, उस पत्थर ने क्या किया, छोटे छोटे कणों को अपनी ओर क्या किया, अट्रैक्ट किया, खींच लिया। मतलब इनके अनुसार हुआ क्या, इनके अनुसार, इनके अनुसार जब अंबर को किसी हल्की वस्तुओं के, हल्की वस्तुओं के, हल्की वस्तुओं के समीप लाया जाता है, तो यह उसे क्या करती है जी, यह उसे अपनी ओर, यह उसे अपनी ओर, अपनी ओर आकर्षित करने लगती है। हम एकदम चैप्टर के लास्ट पॉइंट चलेंगे। आकर्षित करने लगती है, लगती है। इतिहास ने कहा अपने एक्सपेरिमेंट में कि जो अंबर पदार्थ है, जो अंबर पत्थर है,
इस पत्थर को हम किसी हल्की वस्तु के पास ले जाएंगे, कोई तिनका है, मान लो ये मार्कर ही है, इस मार्कर हम बाल में लगाकर क्या करें, हल्की वस्तु के पास ले जाएंगे, धूल कण के पास क्या करें, इसमें क्या होगा जी, इसमें चिपक जाएंगे। ऐसा क्यों होता है? एक एक चीज समझोगे। चैप्टर ऐसा चैप्टर है, किसी भी किताब का जो फर्स्ट चैप्टर होता है, पूरे इस किताब का पूरा क्या होता है, उसमें पूरा निचोड़ दिया होता है। अगर वो चैप्टर अच्छे समझ लोगे ना, पूरा आगे सब सही रहेगा, विस्तार समझ में आएगा। सबसे मेन चीज यही है। तो बाद में क्या हुआ, बाद में एक साइंटिस्ट आते हैं, सन 1600 ईस्वी की बात है। 1600 ईस्वी में एक है जी, ए इससे पूर्व क्या है, ईस्वी है, यानी इसमें जो डिफरेंस है 2200 वर्ष का। समझोगे ना, नहीं समझोगे? ये 600 साल पहले है, ये 1600 साल बाद है, तो 16 6 कितना आएगा, 2200 वर्ष। नहीं समझे हमारी बात? 2200 वर्ष के बाद एक साइंटिस्ट आए। ये साइंटिस्ट कौन थे? ब्रिटेन की महारानी एलिजाबेथ के चिकित्सक थे और साइंटिस्ट भी थे। ब्रिटेन की महारानी, ठीक, एलिजाबेथ क्या थे, चिकित्सक, उनका नाम था गिलबर्ट। क्या नाम था? गिलबर्ट। गिलबर्ट ने कहा नहीं, अंबर नहीं है, संसार में ऐसे बहुत सारे पदार्थ हैं, जब उनको हम हल्की वस्तुओं को ले जाएंगे तो क्या करेंगे, वो अपनी ओर उसको क्या करेगा, आकर्षित करने लगेगा, खींचने लगेगा। यानी गिलबर्ट ने क्या कहा, लिखता हूं ध्यान से ध्यान। 16 ईस्वी में इंग्लैंड के गिलबर्ट ने बताया कि अंबर के अतिरिक्त, अंबर के तरह कुछ अन्य पदार्थ, कुछ अन्य पदार्थों को जब रेशम या ऊन से रगड़ा जाता है, रगड़ा जाता है, तो उसमें दूसरी वस्तु को अपनी ओर आकर्षित करने का गुण उत्पन्न हो जाता है। ये कौन कहा? गिलबर्ट ने कहा। गिलबर्ट कौन है? इंग्लैंड की महारानी एलिजाबेथ क्या है? चिकित्सक और साइंटिस्ट भी हैं। ठीक, तो गिलबर्ट ने क्या कहा? गिलबर्ट ने कहा कि भैया आप करें, धरती पर केवल अंबर ही है, अंबर को ही हम हल्की वस्तु के समीप ले जाएंगे, खींचेगा नहीं। अंबर के अतिरिक्त संसार में ऐसे बहुत सारे पदार्थ हैं, जब उनको हम रेशम या ऊन से रगड़ देंगे। रेशम क्या होता है? रक्षाबंधन के दिन जब कोई बहन अपने भाई कलाई में मती ना, तो रेशम बनाओ, किसका होता है जी? रेशम होता हो। उसी रेशम को अगर हम किसी चीज से रगड़ देंगे, उसको रगड़ देंगे, रगड़ने से होगा क्या? रगड़ने के बाद जब उसको हम किसी वस्तु, हल्की वस्तु समीप ले जाएंगे, क्या करेगा? उसको हल्की वस्तु को क्या करेगा? अपनी ओर खींचने लगेगा। तो उसमें भी क्या होता है? दूसरी वस्तु क्या होता है? अपनी ओर आकर्षित करने क्या होता है? गुण उत्पन्न होता है। अब हुआ क्या? ये अभी तक अंबर अंबर से लोग चिल्ला रहे हैं। इस अंबर को ही ग्रीक भाषा में, यह हम लोग कहते हैं यूनान भाषा में, इस अंबर को यूनान भाषा में बाद में बोला गया इलेक्ट्रॉन। क्या बोला गया? इलेक्ट्रॉन। मतलब इसको बाद में अंबर को ग्रीक या यूनान की भाषा में अंबर को इलेक्ट्रॉन नाम दिया गया। क्या नाम दिया गया? इलेक्ट्रॉन नाम दिया गया। दिया गया। बाद में
बाद में हुआ क्या, इस इलेक्ट्रॉन को, ये इस अंबर को, ये हम कहते हैं इस इलेक्ट्रॉन का नाम रखा गया आवेश। एक साइंटिस्ट थे बेंजामिन फ्रैंकलिन। कौन थे? बेंजामिन फ्रैंकलिन। तो बात है सन 1752 ईस्वी की, ठीक। 1752 ईस्वी में, 1752 ईस्वी में बेंजामिन फ्रैंकलिन ने, बेंजामिन फ्रैंकलिन ने इलेक्ट्रॉन का नाम आवेश रखा, देखो ध्यान से। तो बेंजामिन फ्रैंकलिन ने इस इलेक्ट्रॉन का नाम क्या रखा? आवेश। बेंजामिन फ्रैंकलिन ये सबसे खतरनाक साइंटिस्ट हैं। पूछा जाता है कि आवेश की खोज किस साइंटिस्ट ने किया था? तो बेंजामिन फ्रैंकलिन ने। कहा जाता है कि बेंजामिन फ्रैंकलिन अपने लैब में बैठे हुए थे, लैब में बैठ करके एक्सपेरिमेंट कर रहे थे। उसी टाइम क्या होता है, एक भयानक आंधी तूफान लगती है। उस टाइम क्या होता है, वो एक रेशम का डोरी लेकर के, और उसमें चाबी लगी हुई थी, बहुत पतला छल्ला लगा हुआ था, उसको लेकर उसने क्या पतंग बांध दिए और खुले आसमान में निकल गए। जब भरी एकदम भयानक तूफान आंधी चल रहा है, उस पतंग को उड़ा रहे हैं। और कहा था इतिहास में लिखा भी गया है, आप लोग देखेंगे तो लिखा गया है, वहां से पतंग को उड़ाते हैं तो उनको वहां पर हुआ क्या, जब आकाश में बिजली क्या हो रही थी, कड़क रही थी, जब उन्होंने पतंग को उड़ाया तो पतंग के माध्यम से बिजली क्या हो, उनके पास उनको झटका लगा कि चार्ज क्या होता है, आवेश क्या होता है। ठीक, इससे मालूम किया है इन्होंने कि आवेश एक पदार्थ है, किसी पदार्थ क्या है, मौलिक गुण है, जो हर चीज वस्तु के अंदर क्या होता है, विद्यमान होता है। देखो इन्होंने प्रयोग तो किया, हम लोग देखते भी हैं, जब बरसात होता है और इन्हीं के सिद्धांत के आधार पर ही, बेंजामिन फ्रैंकलिन के सिद्धांत के आधार पर ही आजकल जो मकान बनते हैं, बड़े बड़े बिल्डिंग बनती हैं, तुम लोग बिल्डिंग बनता है या कोई तुम लोग देखते होगे, कोई पानी टंकी बन रही है, टंकी पर लोग क्या करते हैं, एक पतला सा लोहा लगा देते हैं। बड़ी बड़ी बिल्डिंग में लोग करते थे, वहां पर लोहा लगा देते, क्यों? उस लोहे को ला करके जमीन से क्या करते हैं, अटैचमेंट कर देते हैं। या कोई बड़ा पानी टंकी है, नगर निगम टंकी है, वहां पर लोग क्या करेंगे, सरिये गाड़ देंगे। क्यों गाड़ते हैं ऐसा? अगर उसके ऊपर बाई चांस आकाशीय तड़ित बिजली गिर गई तो सोचो उसमें 1-2 हजार पानी लीटर नहीं होता है, 5 से 6 टन लीटर पानी होता है उसमें, 5 से 6 लाख लीटर पानी होता है। और पानी एक है किसी स्थान पर गिरेगा तो क्या हो जाएगी, सब वहां पर दिक्कत समस्या हो जाएगी। जो लोग करते कहां पर, लगा देंगे तड़ित चालक, उसको लोग क्या बोलते हैं, तड़ित चालक, पता लगा देंगे, लगा उसको क्या जमीन से गाड़ देंगे। और दुनिया का सबसे खतरनाक जो अपने अंदर आवेश को धारण करने वाला कौन सा, पृथ्वी है, पृथ्वी माता जी हैं। तो क्या करती है, अपने अंदर आवेश को कर देती हैं, धारण कर लेती है, पूरा खत्म कर देंगे, उसको न्यूट्रल कर देती हैं। इसीलिए तुम लोग देखते हो मंदिर के ऊपर शंकर भगवान मंदिर है, दुर्गा माई मंदिर है, लोग क्या करेंगे, शंकर जी के ऊपर त्रिशूल टांग देंगे, लटका देंगे, खड़ा कर देंगे। ठीक, बाई चांस मान लो जैसे क्या रहे, बिजली गिर रही है, अब यहाँ पर तुम्हारा मकान है, अब बिजली ऐसे आ रही है, मकान पर तुम्हारी गिरेगी, और बड़ा क्या है, मंदिर है, तो बिजली क्या तुम्हारे मकान पर नहीं गिरेगी, ऐसे आए कहां से मंदिर ऊपर, अच्छा दुर्गा बचा ली, जय माई दुर्गा, बच गई। ठीक, ये चीज होता है। ठीक, तो बेंजामिन फ्रैंकलिन के सिद्धांत के आधार पर हम लोग मालूम करते कोई चीज कैसे उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया था, जिसका आज क्या है, बहुत ज्यादा यूज है। यानी ये बात ध्यान रखो, अगर पूछा जाए आवेश की खोज किसने किया था, बेंजामिन फ्रैंकलिन ने। मैं लिखता हूं चीज, बहुत मेन चीज है, आवेश की खोज, आवेश की खोज, आवेश की खोज बेंजामिन फ्रैंकलिन ने किया था। बेंजामिन किसने जी, आवेश की खोज बेंजामिन फ्रैंकलिन ने किया था। अब यहां सबसे लॉजिक चीज समझने वाली बात क्या है, बेंजामिन फ्रैंकलिन ने कहा इनका बहुत खतरनाक एक्सपेरिमेंट है, बहुत बताएं, विस्तार समझाया जाएगा, पहले यहां समझो ध्यान से। इन्होंने कहा आवेश 2 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के जी, 2 प्रकार के आवेश होते हैं, 2 प्रकार के। एक होता है धनावेश, एक क्या होता है, धनावेश, दूसरा क्या होता है,
दूसरा होता है ऋणावेश। क्या होता है? ऋणावेश। ठीक, पहले तो उतारो, यहाँ की बात करें हम खबराक से। चलिए देखिए इधर, चलो तो बेंजामिन फ्रैंकलिन है जी, बताओ क्या बताए? आवेश कई प्रकार के? दो प्रकार के। पहला क्या है? पहला है धनावेश, पहला है धनावेश, पहले समझो इधर। दूसरा है ऋणावेश, ऋणावेश। ठीक, पॉजिटिव एंड नेगेटिव। धनावेश को हम लोग कहते हैं प्रोटॉन, क्या बोलते हैं? प्रोटॉन। ठीक, ऋणावेश को हम लोग क्या बोलते हैं जी? इलेक्ट्रॉन बोलते हैं, इलेक्ट्रॉन। ठीक, बस उनको ऑफिस में नहीं जाना है 9 बजे, उसके बाद बंद हो जाएगा। चलो, प्रोटॉन क्या होता है? मान लो कोई परमाणु है, ये सोडियम है, क्या जी? सोडियम है। हम लोग जानते हैं सोडियम परमाणु कितना होता है? 11 होता है, 2 8 एक इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है। बताओ, सोडियम के बाहरी कक्षक से अगर एक इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा तो क्या बचेगा? तब इस पर कौन चार्ज आएगा? इस पर आएगा प्लस चार्ज। क्या आएगा? प्लस चार्ज। एक इलेक्ट्रॉन निकल गया, अब बताओ, तो अगर इस पर प्लस चार्ज आए तो मतलब क्या है? अब इसमें एक इलेक्ट्रॉन निकल गया है, अब कितने इलेक्ट्रॉन बचे इसमें? टोटल 2 8 बचे। अगर किसी परमाणु पर धनावेश आ रहा है, यानी उसके बाहरी कक्षा से इलेक्ट्रॉन क्या जी? निकला है, यानी यहां पर क्या हुआ? इलेक्ट्रॉन का, यहां पर इलेक्ट्रॉन का त्याग हुआ है, इलेक्ट्रॉन का त्याग। यानी सबसे मेन चीज क्या है? अगर किसी परमाणु पर धनावेश आ रहा है, इसका मतलब उस परमाणु से इलेक्ट्रॉन क्या हुए हैं? निकले हैं। अगर किसी परमाणु पर धनावेश आ रहा है, यानी इस परमाणु से इलेक्ट्रॉन क्या जी? निकला है। मान लो ऋणावेश से, मान लो क्लोरीन है, क्या है? क्लोरीन है। क्लोरीन का परमाणु क्रमांक होता है 17, 2 8 7। क्लोरीन करता है कि एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर लेता है, क्या जी? इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर क्या बनाता है? ये बनाते हैं माइनस। बताओ अब क्या हो गया? 2 8 8, इसका स्टेप पूरा हो गया। यानी क्लोरीन पर माइनस कब आया? माइनस। ई बता रहा है कि जो क्लोरीन परमाणु है या कहीं से इलेक्ट्रॉन क्या किया है? यह इलेक्ट्रॉन कहीं से ग्रहण किया है, इलेक्ट्रॉन कहीं से ग्रहण किया है, इलेक्ट्रॉन का ग्रहण किया है, इलेक्ट्रॉन को ग्रहण किया है। यहां से ठीक। अब यहां सोचने में मेन बात क्या है? अगर किसी पदार्थ से, अगर किसी वस्तु से, अगर किसी परमाणु से इलेक्ट्रॉन निकलता है तो उस वस्तु के द्रव्यमान में क्या आती है? कमी आती। क्या जी? कमी। तो पहले कितना था? 11 था, कितना हो गया? 10 हुआ है। कितना हुआ जी? 8 2 10। बताओ, द्रव्यमान में कमी तो घट रहा, बढ़ रहा, घट रहा है? परमाणु क्रमांक ही तो घट रहा है ना जी। यानी अगर किसी परमाणु के बाहरी कक्षक को इलेक्ट्रॉन निकले हैं तो उसके द्रव्यमान में क्या आएगी? उसके द्रव्यमान में हमेशा कमी आएगी। द्रव्यमान में क्या आएगी जी? एक प्रश्न पूछा गया, ध्यान दीजिएगा। अगर किसी पदार्थ या किसी वस्तु से इलेक्ट्रॉन निकलते हैं, निकल गए हैं, यानी उसके द्रव्यमान में क्या गई है? कमी आ गई, कमी आ गई है। अगर किसी पदार्थ पर या वस्तु पर इलेक्ट्रॉन आ गए हैं तो उसके द्रव्यमान में क्या होगा? पहले कितना 17 था ना, कितना हो गया? 18। बताओ, द्रव्यमान में कभी घट वृद्धि? इस कंडीशन में परमाणु क्रमांक यानी कि समझा रहा हूं मैं, इस कंडीशन में द्रव्यमान में वृद्धि होगी, वृद्धि। सबसे लॉजिक चीज क्या है? किसी परमाणु पर आवेश यानी धनावेश ऋणावेश आता कैसे है, इसके बारे में हम लोग कल विस्तार को समझेंगे। भैया समझे मेन चीज क्या है? हमने क्या बोला? अगर किसी परमाणु के बाहरी कक्षक में इलेक्ट्रॉन निकलेंगे तो उस पर कौन चार्ज जाएगा? धनावेश। इलेक्ट्रॉन का त्याग होगा धनावेश, यानी उस परमाणु के द्रव्यमान में क्या होगी? कमी आएगी, भार में कमी आएगी। भार में क्या आएगी? कमी। द्रव्यमान यानी भार में कमी आएगी, द्रव्यमान यानी भार में कमी आएगी। अगर किसी परमाणु ने इलेक्ट्रॉन को ग्रहण किया है, उसके द्रव्यमान में क्या होगी? वृद्धि होगी, यानी उसका भार क्या होगा?
उसका भार बढ़ेगा। यानी एक बात समझो ध्यान से यार, सबसे मेन चीज क्या है, अगर किसी परमाणु के बाहरी कक्षा पर इलेक्ट्रॉन निकलते हैं तो उस परमाणु पर इलेक्ट्रॉन कम होगा, प्रोटॉन क्या होंगे, ज्यादा होंगे। क्योंकि इलेक्ट्रॉन निकल गया तो इलेक्ट्रॉन जब निकल जाएगा तो प्रोटॉन ज्यादा हो जाएंगे, इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएगा, कम। अगर कोई परमाणु इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर लिया है उसमें क्या हो गया, इलेक्ट्रॉन हो गया ज्यादा और प्रोटॉन क्या हो गया, कम। ठीक। और वही अगर कोई परमाणु उदासीन है, क्या है जी, उदासीन है, न्यूट्रल है, उस परमाणु के अंदर क्या होता है, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन क्या होता है। इसलिए इसलिए इसीलिए दुनिया का हर एक चीज क्या होता है, न्यूट्रल होता है। दुनिया का हर एक चीज न्यूट्रल क्यों होता है, क्योंकि उस परमाणु के अंदर अगर 10 प्रोटॉन 10 क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन होते हैं, इसलिए दुनिया का हर चीज क्या होता है जी, न्यूट्रल होता है। जब उसको हम आवेशित करते हैं, रगड़ते हैं या चार्ज देते हैं, तब क्या होता हो, उसके द्रव्यमान में उसके इलेक्ट्रॉन में क्या होती है, कमी या वृद्धि होती है, तब जाकर वो आवेशित होता है। लेकिन ऐसे क्या होता है, दुनिया का हर एक चीज क्या होता है, उदासीन है, न्यूट्रल होता है। तो इतना बात हुआ। अभी कैसे आया इसका अगले में हम बात करें पूरा। अब ये समझ दो सबसे मेन चीज क्या है, पहले हम यहां समझ लेते हैं आवेश के मात्रक, क्या आवेश के मात्रक के बारे में। अब समझ ध्यान इधर, आवेश के मात्रक, आवेश के मात्रक, समझ इधर। पहले हम बात करते हैं सबसे मेन चीज, एक एक चीज समझो, पूरा इसका पोस्टमार्टम कर देंगे। पहले समझते हैं इसके संकेत। संकेत आवेश को हम लोग दिखाते हैं बड़कवा क्यू या छोड़कवा क्यू से कोई दिक्कत नहीं है, चाहे बड़कवा क्यू जी छोड़कवा क्यू दिखाओ। अब अगर हम लोग जानते हैं क्यू बराबर होता है, क्यू होता है यानी क्या होता है, या ना ई, और क्यू बराबर ही होता है आई इंटू टी। आई मतलब एम्पियर, टी मतलब समय, तो जिसका यहां मात्रक आया वो आया एम्पियर इंटू सेकेंड, एम्पियर इंटू सेकेंड, ये पहला मात्रक है। अगर हम बात करें आवेश का SI मात्रक, आवेश का SI मात्रक, आवेश का SI मात्रक, तो आवेश का SI मात्रक होता है कूलाम। क्या होता है, कूलाम होता है। दिखाते हैं हम लोग सी से, किसी दिखाते हैं सी से, और ध्यान रखिएगा इन्हीं दोनों मात्रकों को हम लोग कहते क्या हैं, MKS सिस्टम, MKS पद्धति बोलते, क्या जी, MKS पद्धति बोलते हैं। दुनिया में किसी भौतिक राशि को मापने के 4 सिस्टम हैं। पहला ये CGS, दूसरा है MKS, तीसरा FPS, चौथा क्या SI सिस्टम, क्या है SI सिस्टम। तो एम्पियर सेकेंड और कूलाम एक ही सिस्टम में है, MKS सिस्टम में। तो हम बात करें, लिखो मतलब किसी पे नहीं चलना चाहिए, पर देखते जाओ अभी, ठीक। इधर अगर हम बात करें आवेश का सीजित मात्रक, आवेश का CGS मात्रक, तो आवेश का जो सीधे मात्रक होता है वो तो स्टेट कूलाम, क्या जी, स्टेट कूलाम। इसको हम लोग कहते हैं स्टेट कूलाम, स्टेट कूलाम। यह ध्यान रखिएगा, ये आगे एग्जाम में बहुत ज्यादा पूछा आता है। आवेश का सीधे मात्रक क्या होता है, स्टेट कूलाम। इसी हम लोग कहते हैं ESU। इसका फुल फॉर्म होता है इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट। हिंदी क्या होता है, विद्युत स्थिर विद्युत इकाई, हिंदी बोलते हैं इसको हम लोग स्थिर विद्युत इकाई, ठीक। ये तो हो गया आवेश का जी CGS मात्रक हो गया। तो प्रश्न उठता है कि एक कूलाम में कितना स्टेट कूलाम होता है, तो ध्यान रखिएगा एक कूलाम बराबर 3 × 10⁹ 3 × 10⁹ स्टेट कूलाम, ध्यान रखिएगा। आगे प्रश्न उठता है आवेश का सबसे छोटा मात्रा क्या होता है,
तो आवेश का सबसे छोटा मतलब होता है फ्रैंकलिन। क्या होता है? फ्रैंकलिन। क्यों? आवेश की खोज किसने किया था? बेंजामिन फ्रैंकलिन ने, यानी उन्हीं का नाम रखा गया। आवेश का सबसे छोटा मात्रक, आवेश का सबसे छोटा मात्रक, आवेश का सबसे छोटा मात्रक होता है फ्रैंकलिन। क्या होता है? फ्रैंकलिन। फ्रैंकलिन। और ध्यान रखिएगा, इन दोनों मात्रकों को हम लोग कहते हैं, चाहे फ्रैंकलिन हो, चाहे स्टेट कूलम हो, चाहे ईएसयू हो, ये होता है सीजीएस सिस्टम। किसमें होता है? सीजीएस सिस्टम। ध्यान रखिएगा, सीजीएस सिस्टम में होता है। आगे आगे सबसे मेन चीज क्या है? सबसे मेन चीज, अगर आवेश का सबसे छोटका मात्रक है तो आवेश का सबसे बड़का मात्रक भी होगा। तो आवेश का सबसे बड़का मात्रक फैराड। क्या होता है? फैराड। आवेश का सबसे बड़ा मात्रक, आवेश का सबसे, क्या जी? आवेश का सबसे बड़ा मात्रक क्या होता है? फैराड। क्या होता है? फैराड। तो प्रश्न उठता है कि एक फैराड में कितने कूलम होता है? क्या कहिएगा? तो एक फैराड बराबर 96,500 कूलम होता है। ये आपको जब सवाल लगाएंगे तो वहां पर बार बार यूज होगा। एक फैराड जी, एक फैराड बराबर होता है 96,500 कूलम होता है। ठीक। अब यहां देखिए, आवेश के हम बात करते हैं अन्य मात्रक। आवेश के अन्य मात्रक, आवेश के अन्य मात्रक। ठीक। तो आवेश के अन्य मात्रक क्या होते हैं? आवेश का अन्य मात्रक होता है ईएमयू। इसको हम कहते हैं एब कूलम। क्या बोलते हैं? एब कूलम। एब कूलम। यह इसी हम लोग कहते हैं ईएमयू। ईएमयू ये क्या था? ईएसयू। ये क्या है? ईएमयू, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक यूनिट। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक यूनिट। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक क्या जी? यूनिट। विद्युत चुंबकीय क्या हिंदी में बोलते हैं? विद्युत चुंबकीय क्या इकाई। इतना बात हुआ। ठीक। तो क्या हो गया जी? एब कूलम होता है। क्या होता है? हम लोग इसको क्या बोलते हैं? ईएमयू। अब प्रश्न उठता है कि एक कूलम में कितना कूलम होता है? क्या मैं लिख रहा हूं, इधर में लिख रहा हूं, जगह नहीं उधर है, इधर लिख रहा हूं मैं, यहां पर। तो एक कूलम बराबर, एक कूलम में 1/10 एब कूलम होता है। कितना जी? एब कूलम होता है। इतना बात समझ में आया यहां तक? अब प्रश्न उठता है कि आवेश कैसी राशि है? अदिश सदिश। तो आवेश एक किसी पदार्थ का मौलिक गुण है, और जो भी मौलिक गुण होता है उसमें कोई दिशा उषा होती नहीं है। यानी आवेश कैसी राशि है? आवेश एक अदिश राशि है। तो इसकी जो प्रकृति होगी, प्रकृति कैसी है जी? इसकी प्रकृति है अदिश राशि। कैसी है? अदिश राशि। ध्यान रखिएगा, तो आवेश कैसी राशि है? अदिश राशि। आगे अगर बात करें आवेश की विमा। क्या जी? आवेश की विमा। तो विमा हम लोग कैसे निकालते? बताओ। विमा हम लोग जानते हैं कि और क्या होता है? आई इंटू टी। आई को हम लोग दिखाते हैं से, टी को कैपिटल टी से ना, तो क्या जाएगा? ए इंटू टी। ये आ गया आवेश की विमा। क्या गया? आवेश की विमा आ गई। रखिएगा। ठीक जी, बना गया ना? आगे हम बात करें आवेश हुआ, 2-3 चीज और सबसे मेन होता है। मेन क्या है? देखो यहां पर अगर हम बात करें, एक कूलम बराबर, ठीक, 1 माइक्रो कूलम। 3 चीज आप पढ़ेंगे तो उसमें सवाल लगाने में क्या होता है, समय यूज होगा। 1 माइक्रो कूलम में हर प्रश्न में मिलेगा। 1 माइक्रो कूलम में क्या कूलम होता है? 1 माइक्रो कूलम में 10⁻⁻6 कूलम होता है। एक होता है कि नैनो कूलम। क्या जी? नैनो कूलम। लेकिन नैनो कूलम में 10⁻⁹ कूलम होता है। अगर तो पिको कूलम, एक कितना जी? 10⁻12 कूलम। ये तीनों बहुत इंपॉर्टेंट। जिससे सबसे इंपॉर्टेंट कौन है? ये वाला। 1 माइक्रो कूलम कितना कूलम होता है? 10⁻⁻6 कूलम होता है।
बताओ, किसी बात समझो ध्यान से। संकेत क्या होता है, क्यू या कैपिटल क्यू या स्मॉल क्यू। क्यू क्या होता है, इंटू ई, आई टी, एम्पियर इंटू सेकेंड। आवेश का सही मात्रा क्या होती है, कूलाम होता है। आवेश का सीधी मात्रा क्या होता है, स्टेट कूलाम या ई एस यू। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट बोलते हैं। ठीक, एक कूलाम में कितना स्टेट कूलाम होता है, 3 गुणे 9 स्टेट कूलाम। आवेश का सबसे छोटा मात्रा क्या होता है, फ्रैंकलिन, और सबसे बड़का क्या होता है, फैराड। एक फैराड में कितना कूलाम होता है, 96,500 कूलाम। आवेश का मात्रा क्या है, एक कूलाम या ईएम यू। इसी को हम लोग कहते हैं क्या, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक यूनिट, विद्युत चुंबकीय इकाई। एक कूलाम में कितना कूलाम होता है, 1/10 एक कूलाम। अगर प्रश्न पूछता है कि आवेश कैसी राशि, अदिश सदिश, अदिश राशि है। बीमा क्या होता है, ये होता है। ए सबसे मेन चीज क्या है, एक माइक्रो कूलाम कितना कूलाम होता है, 10⁻⁻6 कूलाम होता है। तो बड़ा कितना, तो बड़ा से